हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th केमिस्ट्री की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों उत्तर। यानी कि इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये आपको बता दूं कि जो आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री में, वो आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय बताऊंगा, जो कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक होंगे। और अगर हम बात करें अध्याय 1 से अध्याय 5 तक, तो लगभग सभी चैप्टर से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, और किसी चैप्टर से मैंने 1 से 2 क्वेश्चन एक ही लिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक हैं। ठीक है, इसके बावजूद मैंने और भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी को मैंने अपलोड कर दिया हमारे चैनल पर, तो आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे 1 से 5 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो का हम लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचा देंगे तो मैं आपको समझ जाऊंगा कि आप हमारे लिए कुछ करना सोच रहे हैं और अपने लिए आगे के लिए कुछ सोच रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचा दें, ताकि और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाऊं। ठीक है, चलिए हम आपको बता रहे हैं पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक सभी चैप्टर से लगभग एक एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि बेकिंग सोडा बनने की 2 विधियां, यानी कि बेकिंग सोडा किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी 2 विधियां बताइए। ठीक है, और मैंने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने फिजिक्स के बारे में बताया था, सॉरी केमिस्ट्री के। ठीक है, तो उसका वीडियो बन चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग लिंक पर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने आपके 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपसे उस बोर्ड एग्जाम में, यानी उन टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने जितने भी टॉपिक मैंने कराए थे उन सभी को मैंने बताया हुआ था, और उन सभी के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा बनने की 2 विधियां, यानी कि उनके 2 विधियां बताइए और साथ ही साथ रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक है, चलिए पहली विधि क्या है। पहली विधि आपकी बेकिंग सोडा बनने की, कि बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है, जो कि आपका नाम होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए पहली विधि क्या है इसको बनने की, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए पहली विधि आपको मैं बता देता हूं। जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ, चलिए ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, जब हम सोडियम कार्बोनेट, हम बात करें अगर हम सोडियम कार्बोनेट के सूत्र की, तो होता Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, तो ये जो सूत्र होता है Na2CO3 का होता है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल यानी H2O को प्रवाहित कराते हैं या फिर क्रिया कराते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसको रिएक्शन को देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था आपको, मैंने बताया कि जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ, यानी कि जब हम लोग Na2CO3 के साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल यानी H2O की क्रिया कराते हैं, तो हमें प्राप्त में NaHCO3 जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है, वो हमें मिल जाता है, वो बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी पहली विधि है। पहली विधि आई होप सभी को अच्छी से समझ में आई होगी। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से इसको प्रिपेयर भी कर लीजिएगा। चलिए दूसरी विधि पर नजर डालते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी विधि क्या है। दूसरी विधि है जब हम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की अभिक्रिया, जब सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की अभिक्रिया अमोनिया यानी NH3 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया कराते हैं,
तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यानी कि इस अभिक्रिया से तात्पर्य है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग NaCl, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के साथ अमोनिया, CO2 तथा जल की अभिक्रिया कराते हैं तो बेकिंग सोडा जो हमारा होता है वो बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है, तैयार हो जाता है। चलिए इसकी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन पर नजर डालते हैं एक बार। तो रिएक्शन है कि जब हम लोग NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ CO2 हाँ यस CO2 सही है, CO2 आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं आप लोग लाइन बाय लाइन लिखो। H2O को यहाँ कर सकते हो, CO2 को यहाँ कर सकते हो, लेकिन जो आपकी NCERT जो रिएक्शन है वो इसी प्रकार से दी हुई है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो NaCl के साथ जब हम लोग H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है, ये आपकी क्या है, तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं ये आपकी अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। और आपको मैं बता दूं जो अमोनिया होती है यह आपके उत्सर्जन में बाहर निकलती है। ठीक है, तो NaCl की क्रिया में जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाएंगे तो सोडियम क्लोराइड, जल और CO2 और NH3 के जब हम लोग क्रिया कराएंगे आपस में तो NaCO3 जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि जो बेकिंग सोडा है वो बनकर रेडी हो जाता है, और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl जो कि बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसका हम बात करें, इसका नाम होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए इसकी बात करें हम लोग तो पहला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय क्वेश्चन था वो हमारा हो गया। चलिए देखते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने आपको टॉपिक बताया था 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की विधि तथा प्रयोग लिखिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार से बनता है, विधि बतानी है और इसके एक प्रयोग बता देना है, और आपको फुल में फुल 2 में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने 2 कराए हैं, ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट की क्वेश्चन है, यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, उसके क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए POP बनने की विधि क्या है, एक बार POP बनने की विधि पर नजर डालते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ जब हम लोग जिप्सम की बात करते हैं तो हमारा नजर में आता है CaSO4.2H2O यानी जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस जब हम लोग जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र की बात करें प्यारे बच्चों तो होता है CaSO4.12H2O प्लस 1/1/2H2O। ठीक है, तो ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। जब मैं इसको बनाऊंगा तो वहां पर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इसका जो सूत्र होता है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जान लेते हैं कि जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4.2H2O, और इसका रासायनिक जो सूत्र नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। ठीक, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं, बनने की विधि। ठीक है, चलिए इसकी बनने की विधि है कि जब हम लोग CaSO4.2H2O यानी कि जब हम लोग जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर, कितनी डिग्री पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा निर्माण होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4.1/2H2O प्लस 3/2 यानी कि 3/2H2O। ठीक है, इस सूत्र को, इस अभिक्रिया को आप लोग याद कर सकते हो इजी, 2 से 3 बार पढ़ोगे और ये अभिक्रिया आपको इजीली लर्न हो जाएगी। ठीक है, कि जब हम लोग CaSO4.2H2O की अभिक्रिया 120 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O प्राप्त होता है, जिसे हम लोग POP यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, उल्लेख कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका अभिक्रिया है जो आपके चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन को बताने का कोई वो नहीं था, लेकिन इस प्रकार से और भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसमें दिया गया विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी अभिक्रिया की तरह जगह आपको दे सकता है संयोजन व वियोजन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। तो वहां पर आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना होता है। ठीक है, तो इसमें सेम प्रोसेस होता है। जो विस्थापन अभिक्रिया की जो अभिक्रिया होती है वो आपको लिख देनी है। ठीक है, जो विस्थापन अभिक्रिया की जो परिभाषा होती है वो लिख देनी है। साथ ही साथ आपको उसका एग्जाम्पल लिख देना है। फिर इसके बाद आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिख देनी है और उसका भी एग्जाम्पल लिख देना। तो इस प्रकार से आपको 2 में 2 मार्क्स ऑल मिल जाएंगे। ठीक है,
तो इसी की तरह अगर इसी की जगह आपसे पूछ सकता है संयोजन एवं वियोजन अभिक्रियाओं के में क्या अंतर है, उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। हो सकता हो आपसे उपचयन या अपचयन अभिक्रिया का पूछ लिया जाए, हो सकता हो आपसे ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का पूछ लिया जाए। ठीक है, अपघटन या किसी भी प्रकार से अभिक्रिया का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को मैं आपको बताऊंगा और इसी प्रकार से आप सभी अभिक्रियाओं की अगर आप परिभाषा याद कर लेते हैं, साथ ही साथ एक उदाहरण याद कर लेते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब आपको इजिली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए विस्थापन अभिक्रिया की जो परिभाषा देखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक अपने से कम अभिक्रियाशील अभिकारक, यानी कि जो एक अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक होता है, ठीक है, वो अपने से कम अभिक्रियाशील अभिकारक को उसी के लवण के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया होती है, बनती है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक अपने से कम अभिक्रियाशील अभिकारक को उसके ही लवण के विलयन से उसको ही विस्थापित कर देता है, तो अतः इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन है Zn। अब हम जिंक की बात करें, जिंक क्या होता है, जिंक बहुत ही नीचे आता है। ठीक है, जिंक जो होता है आपका कहाँ आता है, कॉपर से ऊपर आता है Zn। ठीक है, कॉपर से Zn कहाँ आता है, ऊपर आता है। ठीक है, ठीक है, तो जिंक जो होता है आपका, जो कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर इससे ऊपर आता है। ठीक है, तो कह सकते हैं जो जिंक होगा वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, और अगर आप लोग सक्रियता श्रेणी नहीं पढ़े हो तो सक्रियता श्रेणी पढ़ सकते हो, वरना मैं आपको लिए एक फुल वीडियो ला दूंगा सक्रियता श्रेणी पर, वहां से आपके काफी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा जिंक जो होता है CuSO4 यानी कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक इसके लवण के विलयन से, इसके लवण का विलयन कहने का तात्पर्य है जो कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट ये एक कॉपर का लवण का विलयन है। ठीक है, और इसके लवण के विलयन से जो जिंक है इसको विस्थापित कर देगा, यानी कि कॉपर की जगह खुद आ जाएगा और कॉपर को अकेला कर देगा। ठीक है, तो देखिएगा लिखा हुआ है ZnSO4 + Cu। ठीक है, तो ये आपको अभिक्रिया याद हो जानी चाहिए। ठीक है, जो आपकी विस्थापन अभिक्रिया की एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको बताएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की अभिक्रिया परिभाषा और उसका एक रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा दी हुई है, इस अभिक्रिया में दो अभिकारक के मध्य तत्वों का आदान प्रदान होता है और इस प्रकार जो अभिक्रिया बनती है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इससे कहने का तात्पर्य यह है कि एक आपको रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से दे दी जाएगी। ठीक है, और मतलब कहने का तात्पर्य दे दी जाएगी और आपसे कहेगा कि बताइए कि कहाँ कहाँ पर रासायनिक द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर BaCl2 दिया हुआ है, यहाँ पर Na2SO4 हो रहा है। इसको अगर आप छिपा सकते हो इस प्रकार छिपा लो। ठीक है, इस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसको छिपा लो, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये जो Ba है, ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा और ये Na है और इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Na इसकी जगह आ जाएगा। तो Na जब इसकी तरफ आएगा तो आपने एक सूत्र सुना होगा जिसका नाम होता है NaCl। ठीक है, और ये NaCl कैसे बनता है, Na पर माइनस का होता है और Cl पर प्लस का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से NaCl एक बन जाएगा और साथ ही साथ दूसरा जो चला जाएगा इधर ये हो जाएगा BaSO4। ठीक है, BaSO4। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन बनती है उस प्रकार से इसको हम कर देंगे और ये रिएक्शन आपकी द्विविस्थापन की रिएक्शन होती है और उसका ये उदाहरण है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर Na2 है, यानी कि Na आपका सोडियम की आपकी परमाणु क्रमांक संख्या है वो 2 है। यहाँ पर अगर हम इसको छिपा लेते थे तो Na की संख्या NaCl 1 ही है, तो यहाँ पर हम लोग इसलिए 2 लगाया। अब यहाँ 2 Na हो गया, Cl 1 है, Cl यहाँ पर देख सकते हो Cl 2 यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ से 2 अगर Cl यहाँ पर 2 से इसको गुणा करते हैं तो 2Cl हो जाता है और 2Cl यहाँ दिया रखा है, एक Ba है एक Ba है। SO4 कितना दिया रखा है, SO4 एक ही दिया रखा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारी ये रिएक्शन है ये कैसी है, बैलेंस हो गई है। ठीक है, चलिए तो ये अब आपको जो आंसर है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए
इस क्वेश्चन पर आप लोग ट्रिपल चौर जितने भी आपको 4 स्टार 5 स्टार जितना स्टार देना चाहो दे सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, बताइएगा। इसी क्वेश्चन को आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम करवा दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो आपका संतुलित समीकरण क्या है। ठीक है, उसको जो आपकी है क्या। ठीक है, तो देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण से तात्पर्य है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के कुल अभिकारक तत्वों का, यानी कि कुल अभिकारक तत्वों की का परमाणु क्रमांक संख्या कुल उत्पाद तत्वों की परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी कि मैंने अभी आपको एक रिएक्शन बताई थी। ठीक है, उस रिएक्शन में अभिकारक था और उत्पाद था। अगर आप अभिकारक और उत्पाद नहीं जानते हो तो एक बार इधर नजर डालो। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लिया कि एक कोई रिएक्शन दे रखी है Na+Cl जुड़कर बना दे रहते हैं NaCl। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे सोडियम पर कितना चार्ज है, 1 है। यहाँ पर Cl पर 1 है, यहाँ पर Na पर 1 है, यहाँ पर Na पर Cl पर 1 है। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण दे रखी है, आपकी रिएक्शन दे रखी है, कैसी है, बैलेंस है। ठीक है, तो ये बैलेंस है। लेकिन इसी की जगह अगर हम दूसरी कोई समीकरण ले लेते हैं, दूसरी अभिक्रिया ले लेते हैं, मान लीजिए उसके स्थान पर यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं दे रखा है, तो आप लोग 2 लगाने के लिए यहाँ पर 2 करोगे। अब यहाँ पर Na पर 2 हो गया, Cl पर भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी आप 2 लगा दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो समीकरण होती हैं बैलेंस होती हैं। ठीक है, और इसको जो बैलेंस करता है वह आपका होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण से तात्पर्य है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के कुल अभिकारक तत्वों की परमाणु संख्या कुल उत्पाद तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर होनी चाहिए। अतः यह अभिक्रिया जो होती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। इसीलिए प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, लगभग हर सेट में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो देख सकते हो इस नियम को, और ये आपके चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, देखिए आधुनिक आवर्त जो नियम था आपका हेनरी मोजले ने दिया था। किसने दिया था आपका, हेनरी मोजले ने दिया था। ठीक, किसने, हेनरी मोजले ने। और उन्होंने सन 1913 ईस्वी में आते तक अधिक परमाणुओं की जब खोज हुई, ठीक है, अधिक परमाणुओं की खोज हुई, तो अधिक तत्वों की खोज हुई, ठीक, सॉरी अधिक तत्वों की खोज हुई। ठीक है, तो अधिक तत्व लिख सकते हो यहाँ पर आप लोग, अधिक तत्व। ठीक है, अधिक तत्वों की खोज के बाद उन्होंने बताया कि परमाणु का आधारभूत गुण जो होता है परमाणु क्रमांक ना होकर परमाणु भार होता है। ठीक है, यानी कि जो मोजले थे, हेनरी मोजले, इन्होंने 1913 ईस्वी से तक आते तक अधिक परमाणुओं की, अधिक तत्वों की खोज हुई। तो इन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु का आधारभूत जो गुण है वो परमाणु क्रमांक ना होकर परमाणु भार है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार उन्होंने फिर एक नियम बनाया। उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा जो आपकी क्रिया है, पूरी यहाँ पर जो आपकी ये परिभाषा है आधुनिक आवर्त नियम के अंतर्गत आती है। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप लिख देती है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर अगर डिपेंड अच्छा हुआ तो आपको 2 भी दे सकता है, लेकिन अगर आप पूरा लिखोगे यहाँ से यहाँ तक तो आपको 2 में 2 कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसे एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसे उदाहरण देकर समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए, लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। अगर आप इनको तैयार करते चलते हो बोर्ड एग्जाम में डेली तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, मैं गारंटी कह रहा हूँ आपको।
कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सजातीय श्रेणी की परिभाषा देखिए क्या लिखी हुई है। ये हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होते हैं, अगर आप चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़कर आए होंगे तो आपको जो आपके हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक बात करें क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई आपको मैं संरचना बनाकर दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बारे में। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने क्या कहा कि अगर हम मेथेन की बात कर लें, मेथेन, ठीक है, तो मेथेन में एक मेथ आया तो कहने का तात्पर्य एक कार्बन है। ठीक है, और इस एन आया है, ठीक है, एन तो कह सकते हैं इस पर सभी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं सिंगल बॉन्ड से सभी हाइड्रोजन को जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बॉन्ड बना है इसे ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित ये कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रत्यारोपक समूह प्रतिस्थापित करता है, तो इस प्रकार एक श्रेणी का निर्माण होता है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसलिए ये कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रत्यारोपक समूह प्रतिस्थापित करता है। जैसे कि एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पर दो कार्बन ले लें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लाइक 3 कार्बन ले लें तो लगातार एक कार्बन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ इसकी जो संरचना है वो भी बदलती जा रही है। तो इस प्रकार से हमें, और लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिलती है, अगर हम यहाँ पर 2 कार्बन ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर अगर इसका सूत्र की बात करें तो यह इसका सूत्र हो जाएगा C2H6। ठीक है, C2H6। अगर हम इसके अंतर की बात करें तो पहले में अगर देखा जाए CH4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो एक कार्बन बढ़ रहा है और यहाँ पर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। तो लगातार हमें क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है कि लगातार दो संख्या, कार्बन की एक संख्या बढ़ रही है और हाइड्रोजन की 2 संख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार जो श्रेणी बनती है उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण देख सकते हो आप लोग, लिखा हुआ है कि CH4, CH6 और C3H8। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लास्ट इसके बाद देखेंगे तो निकलेगा CH4H10। ठीक है, तो इस प्रकार जो श्रेणी बनती है उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और इसको ज्यादा समझना नहीं है, बस इतना याद रख लेना है, ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और भी मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं 1 से 6 तक की इस वीडियो में, तो वो भी आपको समझ में आए होंगे, मैं आपसे आशा करता हूं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। ठीक है।